अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है न्यूट्रिशन एंड प्रैक्टिस से बेसिकली, जहाँ से हमने प्रीवियस लेक्चर जो है अपना स्टॉप किया था। बेसिकली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज क्या होती है जो कि अफेक्ट कर रही है हमारे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस को। किस तरह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अफेक्ट कर रही है माइटोकॉन्ड्रियल्स के फंक्शन को, उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेटियन ड्रग्स, ठीक है, जो कि क्या कॉज कर रहे हैं, डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं, या फिर हमारे पास फिब्रोमाइल्जिया कॉज कर रहे हैं, या पार्किंसन डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी डिजीज जो है वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं, किस चीज के साथ इनका एसोसिएशन है हमारे पास, लो लेवल ऑफ को एंजाइम्स Q10। ठीक है, बेसिकली Q10 लो लेवल्स है हमारे पास एंजाइम्स का। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि फंक्शंस करवा रहे हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज को, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ होता है। तो ये सारी डिजीज इससे एसोसिएट हो जाती है हमारे पास। सबसे पहले जो है हमारे पास दिखाया हुआ डिप्रेशन क्या होते हैं, एंजाइटी को बेसिकली हम डिप्रेशन कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास फिब्रोमाइल्जिया, ये हमारे पास ब्रेन डिजीज होती है, जिसमें हमारे पास जो है ना ब्रेन डिसऑर्डर आ जाता है हमारे पास। और उसके अलावा जो एक्टिविटीज हैं हमारे पास उन जैसे कि हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन हो जाती हैं। देन है पार्किंसन डिजीज, ये भी हमारे पास ब्रेन डिजीज आती है। इसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, लाइक के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो कि एक्सट्रीम लेवल पे हो रही होती है। समटाइम ऐसा देखा होता है कि हमने कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनके हैंड्स शेक कर रहे होते हैं, तो दैट इज बेसिकली पार्किंसन डिजीज, और इनका जीन्स के साथ भी रिलेशनशिप होता है हमारे पास। ठीक है, देन कह रहे हैं कि हमारे पास अनदर कंपाउंड है एल कार्टिनिन। बेसिकली इसका क्या है, ये इन्वॉल्व होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। माइटोकॉन्ड्रिया को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो एल कार्टिनिन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है बेसिकली। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एनिमल फूड में प्रेजेंट होता है, लाइक के मीट में प्रेजेंट है, फिश में प्रेजेंट है, इस तरह से। तो वो वाले पर्सन और पेशेंट जो कि मीट नहीं खाते, तो उनके लिए बेसिकली क्या प्रॉब्लम आता है कि वो एल कार्टिनिन बॉडी उनकी बना नहीं रही होती, तो इसको हम एज अ सप्लीमेंटेशन हेल्प उनको करते हैं, लाइक उनको टैबलेट्स वगैरह बता देते हैं जो कि आप ले सकते हैं, तो इससे ये डेफिशिएंसी की ओवरकम हो जाती है। ऑलराइट, देन डिस्कस करना है हमने बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास और न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या है। तो न्यूक्लियस बेसिकली सेंट्रल रीजन होता है हमारे पास, ठीक है, जिसने की सारी एक्टिविटीज जो है कंट्रोल की भी होती है जीन से रिलेटेड। ऑलराइट, सो बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो आपके सेल का सेंट्रल पार्ट है। हेयर इट इज द न्यूक्लियस, जो कि डार्क स्टेन कलर का आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें आपको बता रहे हैं कि ये सेल का सेंट्रल पार्ट होता है और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनली है सेल की। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को हमें डिस्कस करता है, जैसे हमारे पास राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इन सबको डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है बेसिकली सेंट्रल पार्ट होता है और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल होते हैं। विदाउट न्यूक्लियस सेल्स की सर्वाइवल जो है ना वो इम्पॉसिबल है बेसिकली। हर सेल के पास सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारे पास, लेकिन मसल सेल्स के पास मोर देन वन होता है, उनके पास मे बी 2 3 एंड सो ऑन। न्यूक्लियस जो है इसका बेसिकली मिशन कंट्रोल है। इसका काम क्या है, कंट्रोल करना। किस चीज को कंट्रोल करना, जीन्स को कंट्रोल करना। जीन्स का फंक्शंस क्या होता है, हम बेसिकली प्रोटीन्स की साइंथेसिस करवाना बेसिकली। अब जो न्यूक्लियस है बेसिकली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसको अगर हम ओपन करके देखें तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए होता है। डीएनए का काम क्या है, जेनेटिक कोड बनाना, यानी कि जीन्स को कंट्रोल करना। अगर हम न्यूक्लियस को अनरैप कर लें तो हमारे पास क्या आती है, उसको ओपन करके चेकआउट करेंगे इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसको न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो होगा। देन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए का फंक्शन क्या है, बेसिकली ये प्रोटीन की साइंसिस करवा रहा होता है। जो हम कहते हैं न्यूक्लियस काम कर रहा है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेसिफिक टारगेटेड पॉइंट है जो ये फंक्शन रोल प्ले कर रहा होता है उसे हम डीएनए कहते हैं। अब ये डीएनए इसका काम क्या है, बेसिकली इसने अल्टीमेटली डिटरमाइन करना है कि किस तरह से हमारी बॉडी डेवलप होगी, किस तरह से इसके सेल्स रिपेयर्स होंगे। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो इसने कंट्रोल की भी होती हैं, डीएनए ने कंट्रोल की भी होती हैं। किस तरह से हमारे पास प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, उसकी मेटाबोलाइजेशन होनी है, ठीक है, उसके अंदर केमिकल चेंजेस आने हैं, और वो सर्कुलेशन जो होगी वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ कंट्रोल्स द डीएनए इन आवर सेल। तो डीएनए बेसिकली अफेक्ट कर रहा होता है हमारी बॉडी के सेल्स की शेप को, बॉडी की शेप को, साइज को, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज इसने कंट्रोल की भी होती है। आपके हेयर कलर से लेके आपके नेल्स तक, ईच एंड एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ द डीएनए एंड द जीन्स।
देन वो कह रहे हैं कि हम लोग ये सारी की सारी एक्टिविटीज और डीएनए का नॉर्मल फंक्शन करना किस चीज पर डिपेंड करता है, हाउ हेल्दी आर डीएनए एंड द जीन इज, एंड इट्स डिपेंड अपॉन हाउ हेल्दी थिंग्स वी ईट, राइट। सो किस तरह की चीजें हम खा रहे हैं उसका हमारे डीएनए के साथ किस तरह से इफेक्ट हो रहा है वो आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है बहुत क्लियरली। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेके चलते हैं, ये आपको एनिमल सेल्स दिखाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिकली हम माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमने कहा था कि न्यूक्लियस का काम क्या है, प्रोटीन की साइंथेसिस करना, ठीक है। तो प्रोटीन की साइंथेसिस किस लिए होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। हमने पीछे पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी को साइंथेसिस करना, यानी कि एनर्जी की प्रोडक्शन कौन करवा रहा है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको एक राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, बेसिकली सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं राइबोसोम्स, ये आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो राइबोसोम्स ने सबसे पहले हमें हेल्दी चीजें दिखाई हैं कि अगर हम हेल्दी चीजें लेते हैं तो राइबोसोम्स बेसिकली क्या है, आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री होती है, ठीक है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो अगर हम हेल्दी खाना ले रहे हैं, हमारी डाइट हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी फूड हम इंटेक कर रहे हैं, सबसे पहले ही आपको दिखाया हुआ है एप्पल्स है, गुड एनवायरनमेंट और एक्सरसाइज, तो इन रिटर्न क्या होता है कि एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि ह्यूमन की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में एनर्जी की बेस्ट फॉर्म होती है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम कहते हैं। ये एनर्जी की करेंसी है, जैसे पाकिस्तान की करेंसी रुपीज होती है, ठीक है, अमेरिका की यूएस डॉलर्स और मतलब सो ऑन, इस तरह से हमारी बॉडी की करेंसी है एटीपी, ठीक है। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, हमारी बॉडी अगर हेल्दी फूड नहीं उसको मिल रहा, उसको गुड एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, एक्सरसाइज भी हम नहीं करते, ठीक है, स्ट्रेस ले जा रहे हैं, अनहेल्दी और अनहेल्दी और जंक फूड्स को ईट करें, ठीक है, टॉक्सिन्स को हम ले जा रहे हैं अपने बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ निकोटाइन, अगर हम सिगरेट्स और स्मोकिंग है एंड सो ऑन, कोई भी इस तरह के ड्रग्स ले रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके राइबोसोम्स पे, आपके सेल्स पे क्या इफेक्ट होगा इसका। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आरओएस। आरओएस बेसिकली हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। हमें पता है कि आरओएस अगर हमारी बॉडी में है तो इट्स मीन इट इम्पैक्ट आर डीएनए, ठीक है, आपके सेल्स को डैमेज करेगा, आपके डीएनए को डैमेज करेगा, आपकी होल बॉडी के सिस्टम को इसने डैमेज करना है जाके, क्लियर। ऑलराइट, सो किस तरह से हमारे जीन्स जो है शेप कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हमारे न्यूट्रिशंस पर डिपेंड करते हुए, जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम में एक्सप्लेन किया किस तरह से हेल्दी फूड अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, अनहेल्दी फूड अगर हम ईट कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। वो कह रहे हैं कि आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि देयर इज नो बेस्ट डाइट, कोई बेस्ट डाइट नहीं है हमारे सेल से रिलेटेड, जीन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म होता है कि हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, अपनी बॉडी को एक्टिव फॉर्म में रखना है, और हर बॉडी जिस तरह से खाना खा रही है और डाइजेस्ट कर रही है उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है डिफरेंट पर्सन में, पर्सन टू पर्सन ये रिस्पॉन्स वेरी करता है। किस तरह से वेरी करता है, क्योंकि हर बंदे का जीन्स जो है उसमें क्या है हमारे पास डिफरेंस है, माइन्यूट से डिफरेंस है, बट इट मैटर्स अलॉट। हमारे जितने भी ह्यूमंस है ना उनका जीन्स जो है वो क्या 99.9% मैच कर रहा होता है, ठीक है, बस 0.1 वेरी करता है और उससे से इतने ज्यादा वेरिएशंस आएंगे हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि हर एक बंदे का डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है, वो फूड को एब्जॉर्ब जो है सेम तरीके से नहीं कर रहा होता। लाइक वो बता रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है पार्टिकुलर सेल्स में, तो ऑल बेसिक मैकेनिज्म जो है वो सेम ही रहता है हर इंडिविजुअल के अंदर, बट उसके अंदर सम अमाइनमेंट्स आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, इंडिविजुअल में बहुत यूनिक सा, और क्यों ये अमाइनमेंट्स और डिफरेंसेस आ रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ द यूनिक जेनेटिक मेकअप, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप यूनिक होता है, ठीक है, उनका डीएनए डिफरेंस कर रहा होता है, ठीक है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम होता है हमारे पास, जैसे फिंगरप्रिंट्स किसी के मैच नहीं करते, ऑल बिकॉज ऑफ आर यूनिक जेनेटिक मेकअप। देन वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर सेल जो हमारी बॉडी में, ठीक है, वो क्या है, हाउस है, जेनेटिक कोड कर रहा होता है, ठीक है, हर सेल के अंदर हमें पता है कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है ना, हर ऑर्गेनेली के अंदर क्या है हमारे पास न्यूक्लियस, सॉरी हर सेल में क्या है न्यूक्लियस, तो हर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है डीएनए, एंड व्हाट इज डीएनए, डीएनए इज द जेनेटिक कोड और जीन्स, ठीक है, बेसिकली डीएनए क्या है, जेनेटिक कोड है, न्यूक्लिक एसिड्स की हमारे पास सीरीज है जिसको हम बेसिकली डीएनए कहते हैं। अगर आप जीन कह रहे हैं तो भी आप डीएनए की ही बात करें बेसिकली।
ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं उसके बाद ये कोड जो है बेसिकली यूनिक होता है, ठीक है, हर पर्सन का। और ये सेलुलर इंस्ट्रक्शन जो है जिस तरह से प्रोटीन से बननी है वो उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके फंक्शंस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी प्रोटीन चाहिए, कितने अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी किस लेवल पर बेस्ट परफॉर्म करेगी अपने फंक्शन को। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जीन्स में जेनेटिक प्रोफाइल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे हर पर्सन की एफबी प्रोफाइल डिफरेंस है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल डिफरेंस है, तो इसी तरह से हमारी जेनेटिक प्रोफाइल्स भी क्या कर रही है, स्लाइटली वेरी कर रही है, डिफरेंस कर रही होती है, ठीक है। तो उसके वर्जन में थोड़ी सी अमाइनमेंट्स आती हैं। तो इसी तरह से जब उसके जीन्स में अमाइनमेंट है, जीन्स में वेरिएशन है, तो प्रोटीन के साइंथेसिस में भी क्या होंगी, वेरिएशन आएंगी हमारे पास, ठीक है, कि किस तरह से प्रोटीन बन रही है उसमें भी थोड़ी बहुत सी चेंजिंग आती है, लेकिन ओवरऑल मैकेनिज्म सब में सेम ही रहता है। अब वो कह रहे हैं कि किस तरह से प्रोटीन्स बन रही है, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई है। वो कह रहे हैं कि वेरिएशन जो है ना रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स पे, कि क्या हम खा रहे हैं, इनटेक क्या है हमारी बॉडी के अंदर, हम किस तरह की फूड को लेके जा रहे हैं, और फिर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स कैसे आएगा। इसी तरह से होता है कि एक पर्सन जो है, हम लोग थ्रू आउट द लाइफ हम फ्लोर यूज कर रहे हैं व्हीट, ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको व्हीट एलर्जी होती है, वो ये फूड नहीं इंटेक कर सकते, ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक स्लाइटली प्रोफाइल्स में उनका डिफरेंस आता है। अगर हम जनरल्स की बात कर लें बेसिकली, तो हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंसेस आर क्वाइट स्मॉल, ठीक है, इसमें लगता है कि डिफरेंस बहुत स्मॉल सा होता है, छोटा सा होता है, क्योंकि 99.9% हमारा डीएनए जो है वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब शेयर कर रहे होते हैं ना, 99.9%। जस्ट वेरिएशन क्या है हमारे पास, 0.1%। आपने सुना होगा कि ह्यूमन और चिंपैंजी जो है वो इनका एवोल्यूशनरी लिंक है, ऑल बिकॉज ऑफ द डीएनए में सिमिलैरिटीज हैं। जो ह्यूमन और चिंपैंजी का डीएनए है उसमें 95 to 98% सिमिलैरिटीज आती है, ठीक है। और ये बात हम सुनते हैं ना कि एवोल्यूशन आई है, हम चिंपैंजी से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। सो ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं क्योंकि दिस इज द एवोल्यूशनरी लिंक जो कि प्रेजेंट है, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ दैट हमें पता है कि ह्यूमन जो है अल्लाह ताला क्रिएशंस हैं, और ऐसा नहीं है, बट हमारे डीएनए में सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा है, 95 to 98%। सो दिस सिमिलैरिटीज क्या करवा रही है आपको, एवोल्यूशनरी लिंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स ऐसी होती हैं जो कि एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है, वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें वेरिएशन नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन्स अपेयर हो गई, ठीक है, अर्ली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, वो क्या हो गई, कंजर्व हो गई, वो हमारे पास अभी तक रिटेन है, हमारी बॉडी में हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इवन तक अगर हम उस वक्त में चले जाएं जब सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज होते थे, ठीक है, तो उन डेज में भी चले जाएं तो क्या है, उनके जीन अभी भी रिजर्व है, तो बैक्टीरिया आज भी प्रेजेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। हमें पता है कि सिंगल सेल्स जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके जीन्स क्या है, कंजर्व्ड है। तो इसलिए क्रैपाक पे है ना कि ऑल लाइफ हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर, कि हमने जो लाइफ है ओरिजिनेट की वाटर से। तो इसकी साइंटिफिकली प्रूव किया है कि जो सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट की थी, जो सबसे हमारे पास पुराना बैक्टीरिया है थर्मोफिलस, वो क्या है, कौन है हमारे पास, वो वाले बैक्टीरिया जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहते हैं, ठीक है, तो उनके जीन्स क्या है, कंजर्व है, अभी भी रोटीन है। ऑलराइट। अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम देख लें कि जो हमने डाइट अपनी ली है उसकी हेल्थ अफेक्ट कर रही है, कि किस तरह से फास्टिंग जो है हम दिन में खाना नहीं खा रहे, या अगर हम रोजा रखते हैं तो उसके ऊपर जो डिफरेंट रिसर्च भी है वो आपको बताती है कि किस तरह से वो बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो उसकी एक एग्जांपल आपको प्रिमिटिव फ्लैटफॉर्म्स के जरिए दी गई है, ठीक है। दैट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लैटफॉर्म। बेसिकली जो है हमारे पास, इसको शॉर्ट वर्जन में कहेंगे सी एलिगेंस, ठीक है, सी एलिगेंस। जो वो कह रहे हैं कि बेसिकली इसमें हमारे पास 200 से ज्यादा जीन्स वो है जिसका ह्यूमंस के साथ जो है लिंक है, और सेम है हमारे साथ। इस कर रहे होते हैं हमारे पास डाइट में रेस्ट्रिक्शन से, एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, सो आई स्किप दैट इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो ये चीज है बेसिकली क्या कर रही है, इन्वॉल्व्स है उन थिंग्स में, लाइक इन चीज का फंक्शन क्या है, मुझे 200 चीज हमसे मैच कर रही है ना, तो उनका भी सेम मैकेनिज्म है कि किस तरह से मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होती है।
ठीक है। अगर हम ज्यादा दिन तक खाना नहीं खा रहे या हम अपनी डाइट में कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें लेकर आ रहे हैं, तो वो किस तरह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्बेड हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, ठीक है। सो किस तरह से हमारे डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म और उसके डीएनए के डैमेजिंग मैकेनिज्म किस तरह से आ रहा है, और किस तरह से जो है कैंसर सेल्स को हर्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि ओवर ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में। सो वो कह रही है कि ये सारे के सारे दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, मतलब कि वो कह रहे हैं हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, ठीक है, तो अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो इससे वो जो कैंसर सेल्स अक्यूमुलेट हुए थे हमारी बॉडी में, वो उनकी क्या स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, उनकी मेटाबॉलिज्म का डाइजेशन का प्रोसेस और उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हमारी बॉडी इन डिटॉक्सिक मटेरियल से क्या होती रहती है, प्योरिफाइड होती रहती है। सो दिस इज अ little bit information that has been added according to the scientist, ठीक है, जो हमारे पास उस प्लेटफॉर्म पे किया गया था। ऑलराइट, देन वो कह रहे हैं कि उससे मिलता जुलता ही है ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म भी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली हमारे पास क्या है, पोली का मतलब होता है डिफरेंट, मैनी, ठीक है, मी के वेरिएशन है हमारे पास, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म। अब यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म में है, यानी कि जीन्स में क्या है, वेरिएशन है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। ये बता रही है कि किस तरह से कुछ लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्लाइटली डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट फूड्स के साथ। ये फूड की टाइप पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी फूड हमने इंटेक किया है, तो उसके रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब ये डिफरेंसेस जो है एक्सप्लेन कर रही होती है रिसर्च स्टडीज के दरमियान, कि किस तरह से हमने देखा है, और ये कंफ्यूजन जो है और कन्फ्लिक्ट जो है वो सारी की सारी आ रही होती है कि एक बंदा कह रहा है कि जी हम जो है प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। एक बंदा जो है हमारे पास ऐसा पेशेंट है, ठीक है, जो कि प्रोटीन नहीं ले रहा और उसका मेटाबॉलिज्म जो है फिर भी ओवरऑल ठीक है, ठीक है, तो ऑल बिकॉज ऑफ दैट कि उसकी बॉडी में जीन्स जो है वो किस तरह से उस फूड से रिलेटेड जो है एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से उसको रिस्पॉन्स आउट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद वो आपको एग्जांपल दे रही है कि जीन्स जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है, हमारी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एंजाइम क्या करवा रहे हैं, ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, ठीक है। आप इधर आपको एग्जांपल दे दिया है कैफीन की, ठीक है, बेसिकली एक कैफीन हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो स्मॉल जेनेटिक डिफरेंस है ना, डिपेंड करता है कि एक कैफीन को हम किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोटीन की एग्जांपल दी, यहाँ पे कैफीन की एग्जांपल गिवन है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनका जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है क्या है, फास्ट है, तो वो क्या करते हैं, कैफीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं क्विकली। जब कैफीन क्विकली डाइजेस्ट हो जाती है तो आपकी बॉडी में क्या है, उससे रिलेटेड एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। कैफीन हमने लिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैफीन, वो कैफीन आपकी बॉडी में इंटर हो गया। अगर वो बंदा जिसका एंजाइम्स एक्टिव है, फास्ट वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट रिलीज होंगे, और वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी में जो ROS यानी कि फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है उनके खिलाफ एक्ट करेंगे और उनको किल कर देंगे, ठीक है। उससे आपकी बॉडी को क्या कर दिया, डिटॉक्सिफाई कर दिया गया अगेंस्ट ROS और फ्री रेडिकल्स के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन यही कैफीन दूसरे पर्सन को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, उसमें हेल्थ की प्रॉब्लम कॉज करेगी। हाउ, जैसे मैंने बताया कि वो प्रोटीन एक बंदे की बॉडी में डाइजेस्ट हो रही है, दूसरे में डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसी तरह से कैफीन इस बंदे की बॉडी में डाइजेस्ट हो रही है जिसका एंजाइम एक्टिव है, फास्ट है। दूसरा पर्सन जिसकी बॉडी में एंजाइम्स क्या है, स्लो है, अब उसने ज्यादा कैफीन अपनी बॉडी में इंटेक कर लिया, तो क्या होगा, अब एंजाइम की एक्टिविटी तो स्लो है, तो क्या होगा, कैफीन वहीं पे आपकी बॉडी में हैंग आउट रहेगा फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, इससे आपकी जो हेल्थ है उसमें क्या आना स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर अब अगर कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि आप 1 to 3 कप कॉफी डेली आपकी रूटीन में आपको पीना चाहिए, इज इट हेल्दी फॉर यू और अनहेल्दी फॉर यू, तो इसका आंसर यही डिपेंड करता है कि बॉडी के आपकी बॉडी का एंजाइम जो है वो किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, तो इस पर डिपेंड करेगा। और आपको एक हमारे पास रफली स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है सेल का, ठीक है। तो एनिमल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया टारगेट किया गया है वो सेल
ये जो ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर है, दिस इज बेसिकली सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आप क्या नजर आ रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है वो आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। इसी को अगर हम इलेबोरेट डायग्राम देखें, इसमें तो कंप्लीट डायग्राम आपको यहाँ नजर आ रही है, दिस इज अब क्रोमोसोम्स के अंदर आपको ये सारा जीन्स और डीएनए नजर आ रहा है। इसको अगर हम बाहर देखें तो वो हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स है वो आपको नजर आ रहे हैं। ये जीन्स और इसको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या है, डीएनए, दैट इज अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है ना हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये आपका डीएनए है। अब इस डीएनए ने क्या करना होता है, बेसिकली जितना भी सेलुलर इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि प्रोटीन किस तरह से बनेगी, किसकी बॉडी में कितनी बनेगी, किसकी आई कलर ब्राउन होगा, किसका आई कलर ब्लू होगा, ऑल थिंग्स आर हैपन अंडर द कंट्रोल्स ऑफ दिस डीएनए। ठीक है, वो इस डीएनए के कंट्रोल में होती है आपके पास। ओके, उसमें से ये एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें जो हमने पीछे टॉपिक में पढ़ी थी कि बेसिकली हमारे पास Q10 क्या है, हमारे पास ये को एंजाइम्स हैं जो कि क्या करवा रहे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। देन बेसिकली कंपाउंड क्या होता है, कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, कंपाउंड्स कब कब बनते हैं आपकी बॉडी में, जब दो मोलिक्यूल्स, ठीक है, दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो आपकी बॉडी में क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। देन आपको कंपाउंड के एक एग्जांपल बताई गई है एल कैरिटाइन। ठीक है, एल एल कार्निटाइन बेसिकली वो कंपाउंड है जो कि एनिमल्स की फूड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो हम पीछे डिस्कस किया था, इन द फॉर्म ऑफ मीट और फिश वगैरह में होगा, यानी कि एनिमल से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, एनर्जी की प्रोडक्शन करवाना है माइटोकॉन्ड्रिया में। देन है आपके पास क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, अभी ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो ये क्या है, बेसिकली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, अभी हमने न्यूक्लियस को ओपन करके देखा था तो क्रोमोसोम नजर आए थे ना हमें, तो इसके अंदर क्या है, सारी के सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। देन डीएनए। डीएनए बेसिकली क्या है, आपके पास न्यूक्लिक एसिड का सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिकेटेड एसिड्स है। ठीक है, दैट कंटेन्स द जेनेटिक कोड, जिससे जेनेटिक कोड्स को क्या क्या हुआ होता है, इनकोड किया हुआ होता है सारा का सारा। ठीक है, अब जेनेटिक कोड्स और जीन्स क्या है, बेसिकली जीन्स और जेनेटिक कोड डीएनए का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, आपका जीन्स है जो कि डिस्टिंक्ट सेगमेंट होता है डीएनए का। इसने स्पेसिफिक फंक्शन भी प्रोटीन्स का आपको बताना होता है कि किस जीन्स ने क्या काम करना है। ऑलराइट, उसमें वो कह रहे हैं कि आपके जीन्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हर डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स को। ठीक है, अब इसमें डिपेंड कर रहा है वो, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि आपका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा है और आपकी डाइट कैसी थी। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आ गए, ठीक है, या आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो गई, तो वो सारी की सारी चीजें भी क्या है, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपका डाइटरी कंपोनेंट्स किस तरह से है, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, कैरोटीनॉइड्स कितना है, और ये सारी की सारी आपकी चीजें आपके हेल्थ को एक्सप्लेन कर रही होती है। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको पहले बताया कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, आपकी बॉडी में जेनेटिक डिफरेंसेस, स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। देन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी में डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन के लेवल को, पर्टिकुलरली सेल मेटाबॉलिज्म, कि आपकी बॉडी में सेल मेटाबॉलिज्म में किस तरह से ये ऑक्सीडेशन जो है आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिड्यूस करवा रहा होता है। कम टू द मेजर टॉपिक जो कि हमें डिस्कस करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपेंडिस।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपेरिटिस बेसिकली क्या है, ये आपके पास आपके बॉडी में जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सर्कुलेटरी नेटवर्क है जो कि आपको इनसाइड द साइटोसोल कहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा, आपको नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। मसल सेल्स के पास एक्सटेंसिवली स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिन्हें हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये वो एक्सटेंसिव और स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं जो कि आपके मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये तब ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है, जब आपकी बॉडी और आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं, तब इनकी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, वो कह रहे हैं उसके बाद आपका डीएनए क्या करता है, सिग्नल्स को सेंड करता है, ठीक है, कि अब जो है प्रोटीन्स की चाहिए, प्रोटीन्स नीडेड है आपकी बॉडी में और प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके सेल्स प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपेरिटिस को जब ये सिग्नल्स मिलते हैं, जेनेटिक मैसेज इन तक आया, तो इन्होंने क्या करना है, अब उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि प्रोटीन कौन बनाता है, किसका काम है, न्यूक्लियस का काम है। न्यूक्लियस के अंदर जो बेसिकली क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है, उनका काम है जीन बनाना। तो वो सारी की सारी चीजें, मतलब प्रोटीन्स बना कौन रहा है, न्यूक्लियस, ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। यहाँ पे देखिए आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है। कौन बनाता है प्रोटीन, न्यूक्लियस। यहाँ पे आपकी प्रोटीन्स की क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब इसके बाद आपको नजर आ रहा है ये एरिया, बेसिकली दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, इसका स्मूथ टेक्सचर है और बिकॉज ऑफ दैट द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम तो आपको अटैच नजर नहीं आ रहा। दिस इज द राइबोसोम जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब राइबोसोम सब अटैच हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो इसका मतलब है प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, इसको पैकेज करवाया जाएगा वेसिकल्स के फॉर्म में, ठीक हो गया। तो राइबोसोम ने प्रोटीन्स बना ली हैं आपके पास, ठीक है, सिग्नल यहाँ से आ चुका है, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस कर ली। अब ये प्रोटीन्स बन गई और अब इनको वेसिकल्स की फॉर्म में आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। अब ये प्रोटीन्स वेसिकल की फॉर्म में आपके पास कहाँ जा रही है, यहाँ से निकल के, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स जा रही है, ठीक है। वेसिकल्स आप यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, आपके पास गोल्जी एपेरिटिस में आ जाएंगे। दिस इज द गोल्जी एपेरिटिस, जो ये वेसिकल्स आया था यहाँ पे इंटर हो चुका है। अब गोल्जी एपेरिटिस ने क्या करना है, जो भी मॉडिफाइज करना है, चीजें थोड़ी बहुत अमाइनमेंट करनी होती है, जो प्रोटीन यहाँ से पीछे से बन के आ रही है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देगा, उसको पैकेज कर देगा, ठीक है। अब उस पैकेजिंग करने के बाद, अमाइनमेंट्स करने के बाद, सिक्योरिटी वेसिकल्स की फॉर्म में इसको रिलीज आउट कर दिया जाता है गोल्जी एपेरिटिस से। जब भी यहाँ से रिलीज आउट होते हैं तो ये सिक्योरिटी वेसिकल्स आपके सेल से बाहर चले जाते हैं। ये एनिमल सेल का एंड है, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली क्या कर रहा है, इसका काम क्या है कि किस तरह से सेल की सिक्रीशन जो है वो इसने कंट्रोल की हुई होती है, अपनी मर्जी से चीजों को इंटर होने देता है और बाहर की तरफ उनको पुश आउट कर देता है। क्लियर। अब दूसरी तरफ से देखिए, ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी तरफ है आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ठीक है। तो अब जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस ये नहीं कर सकते, तो ये किस चीज की सिंथेसिस करते हैं, लिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस रोल प्ले कर रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं। लिपिड की सिंथेसिस हुई यहाँ पे, हमारे पास इनको ट्रांसपोर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएंगे, कोशियोपेडिस में चले जाएंगे। अब कोशियोपेडिस में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आ रही हैं, यानी कि इसके अंदर भी अमाइनमेंट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे, सिक्योरिटी वेसिकल्स की फॉर्म में सेल से स्प्लिट आउट हो गया। ऑलराइट, तो इनके फंक्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
तो उसको एक दफा हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली कि जब डीएनए सिग्नल सेंड कर देता है कि अब प्रोटीन की साइंस स्टार्ट होती है आपके पास, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपिडर्मिस जब भी सिग्नल रिसीव आउट कर लेता है, जेनेटिक मैसेज उसको मिल गया है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटीन की साइंसिस होती है, उसके बाद पैकेजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। वही चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा से कि हमारे पास दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, ठीक है, एक होता है स्मूथ, दूसरा है आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके पास क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम, जो कि उसको रफ अपीयरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्रीज इन्हें कहते हैं, तो प्रोटीन के साइंथिसिस कौन सा आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है, डज नॉट हैव एनी राइबोसोम, ठीक है। तो अब इनके पास राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या नहीं कर सकते, प्रोटीन के सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो अब ये क्या कर सकते हैं, इनका काम क्या है, फिर आपकी बॉडी में लिपिड्स के सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स के सिंथेसिस करवा रहे होते हैं आपकी बॉडी में, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में आपकी बॉडी की नीड है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स कौन फिल कर रहा होता है आपकी बॉडी में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट, उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रोटीन्स का बनाना, प्रोटीन के साइंथिसिस बेसिकली कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे लेके जा रही है, इन सारी चीजों को टेकिंग प्लेस कहाँ हो रही है, आपके राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए के अंदर बाय द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन के साइंथिसिस कौन करवा रहा होता है, बेसिकली आपके पास राइबोसोम्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स आरएनए करवा रहे होते हैं, जिसको हम आरआरएनए कहते हैं, यानी कि राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। जब एक दफा प्रोटीन की साइंथिसिस हो गई, ठीक है, तो अब क्या करना है, राइबोसोम्स के प्रोटीन की साइंथिसिस हो गई आपके पास राइबोसोम्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो उन्होंने क्या करना है, अब इसको मूव करवाना है गोल्गी एपिडर्मिस में, जैसे मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। अब इस ऑर्गेनेली ने क्या करना है, उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, दोबारा से बनाना है ना, मतलब उसको जो बनी हुई प्रोटीन्स है उसके अंदर चेंजिंग करेगा, न्यूली फॉर्म प्रोटीन्स के अंदर थोड़ा बहुत अमाइनमेंट करेगा। अब वो न्यूली फॉर्म प्रोटीन से क्या करना है, इस ऑर्गेनेली को लीव कर देना है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अब वो क्या लीव करेगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के बाद उसने कहाँ जाना है, गोल्गी एपिडर्मिस में, यानी कि उसको हम क्या कर देंगे, शिपिंग कर देंगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया उसको, ठीक है। गोल्गी एपिडर्मिस में जाएगा, वहां पे क्या होता है, आपके पास सिस्टर्निया प्रेजेंट होता है। सिस्टर्निया बेसिकली हम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, जिसमें जैसे आप कपड़ों को तय लगा के रखते हैं स्टॉक्स की फॉर्म में, डिस्क की फॉर्म में, दिस इज बेसिकली द सिस्टर्निया। उसके बाद वहां से जाएगा, उसको सिस्टर्निया से क्रॉस होता हुआ कहाँ पे चला जाता है, आपकी बॉडी में से स्टॉक से गुजर के, ठीक है, एक और स्मॉल सर्कुलर वेसिकल्स के अंदर इंटर हो जाता है वहां पे, ठीक है। अब ये वेसिकल्स जाएंगे, ठीक है, इनको हम क्या करवा रहे हैं, ये स्मॉल वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, चैपरोन्स कह रहे हैं बेसिकली। इनका काम क्या है कि इसने इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को इनगल्फ कर लिया, उसको फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट करवाना है सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, ठीक है। जब एक दफा इसकी ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गई, तो इसका सिंथेसिस का फंक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन जो है यहीं पर स्टॉप हो गया, ठीक है। जिसमें आपको पहले बताया, ये न्यूक्लियस है, इसने सिग्नल आपको फॉरवर्ड कर दिया सेल को कि कहाँ पे आरएनए ने सिग्नल भेजा, अब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रफ, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, इसने प्रोटीन्स बनाया, इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखाई गई है। ये ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जा रहे हैं, आपके गोल्गी एपिडर्मिस में जा रहे हैं। ये वेसिकल यहाँ पे आ गई, उसकी शिपिंग करवा दी हमने, अब यहाँ पे अमाइनमेंट कर ली, पैकेजिंग कर ली, उसके बाद इसको फर्दर शिप आउट कर दिया गया और इसको सेल से बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट कर दिया गया। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए क्या है, बेसिकली ये वो मैसेंजर है जो कि इंफॉर्मेशन लेके आता है डीएनए से कि आप प्रोटीन बनाना है, यानी कि डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए आपके पास लेकर आ रहा है कि अब हमें प्रोटीन की जरूरत है, उसको बनाना है हमें, ठीक हो गया। स्टेरॉइड हार्मोन्स आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, जो ग्रुप है उन रिलेटेड हार्मोन्स का जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आपके बना रहे हैं। लिपिड्स क्या है, वो वाला मॉलिक्यूल जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। राइबोसोम बेसिकली क्या है, हमें पता है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स इन टर्मिनोलॉजीज को हम यूज कर चुके हैं इस चैप्टर में।
देन है आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एसआर ये वो वाला रेटिकुलम है जो कि आपके मसल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि हम मसल सेल में प्रेजेंट होगा। और कब ट्रिगर होगा? जब आपने इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवानी है। देन है हमारे पास सिरकाडियन रिदम। सिरकाडियन रिदम बेसिकली क्या होता है, जो भी हमने आगे स्लाइड में पढ़ना है, इसको 24 आवर की साइकिल कहते हैं, लाइट एंड डार्क साइकिल्स, यानी कि दिन और रात में बेसिकली इसको प्लांट यूज करते हैं अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। तो उस रिदम को हम सिरकाडियन रिदम कहते हैं। ऑलराइट, अब वो कह रहे हैं कि अगर लार्जर मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे हम पोलर सेलुलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंटर हो चुका है, तो यानी कि आपकी बॉडी में जो पुराने मॉलिक्यूल्स का डेब्रिस लग गया आपकी बॉडी में, ठीक है, जो कि ना तो डाइजेस्ट हुआ ना आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हुआ, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ लार्ज और ओल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आ गया है, तो अब आपका सेल क्या करेगा? आपके सेल की कौन सी ऑर्गेनेली उस वक्त एक्टिवेट होगी? वो है आपके पास लाइसोसोम्स, ठीक है। उस वक्त लाइसोसोम्स ने एक्टिवेट होना है और इन सब चीजों को इनकल्स करना है और डाइजेस्ट करना है, उसके बाद उसको डिस्पोज आउट करवा देना है, ठीक है। ये लाइसोसोम्स का आपके पास फंक्शन आता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये लाइसोसोम्स क्या करवा रहे हैं आपकी बॉडी में से, ठीक है, सेल्स की क्लियरेंस का मैकेनिज्म, वेस्ट और डेब्रिस के रिमूवल का मैकेनिज्म लाइसोसोम्स कंट्रोल कर रहा है। लाइसोसोम्स का काम क्या है? इसे रिन्यू करवाना है और सेल को क्या करवाना है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है आपकी बॉडी को। अगर लाइसोसोम्स में डिफेक्ट आ गया तो इसका मतलब है आपका सेल जो है वो क्या है, उसके अंदर डिफरेंट डिजीज आ जाएंगी, अपना प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। क्योंकि अब जब आपकी बॉडी में इतना ज्यादा वेस्ट स्टोर हो गया है, तो अब आपकी बॉडी में टॉक्सिन रिलीज आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो टॉक्सिन्स क्या करेंगे? लीड टू डिफरेंट डिजीजेस लाइक अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज और हंटिंगसन डिजीज है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले अल्जाइमर को डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये वो वाली बीमारी है जो कि आपको मतलब भूलने की बीमारी जिसे हम कहते हैं, फॉरगिव, आप कुछ भी चीज रख के भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि आपने रखी कहाँ थी। दिस इज बेसिकली द अल्जाइमर डिजीज। पार्किंसन डिजीज आपके ब्रेन की डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं उनकी एक्टिविटीज जो है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज आपके कंट्रोल से, सॉरी, वॉलेंट्री एक्टिविटीज जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और इनवॉलेंट्री में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। देन है आपके पास हंटिंगटन डिजीज, ये भी आपके ब्रेन की डिजीज होती है और मसल स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिजीज कॉज तब होती है जब आपके लाइसोसोम्स के फंक्शन में डिफेक्ट्स आ गया। उसके साथ साथ लाइसोसोम जो है आपकी बॉडी में अपोप्टोसिस का प्रोसेस भी करवा रहा होता है, ठीक है। अपोप्टोसिस बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ को कहते हैं, यानी कि जिस सेल की आपके बॉडी में डिफेक्ट्स आ गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अपने बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए उन सेल की प्रोग्राम डेथ करवा दी जाती है, ताकि आपकी बॉडी को उन वेस्ट मटेरियल से, ठीक है, रिमूव आउट कर दिया जाए और आपकी बॉडी को क्लियर करवा दिया जाए, उसमें कोई टॉक्सिन रिलीज ना हो फर्दर, ठीक है। ताकि क्योंकि हमें पता है कि हर सेल्स क्या है, दूसरे के साथ लिंक है, तो इसके टॉक्सिन, एक सेल के टॉक्सिन दूसरे सेल के टॉक्सिन को दूसरे सेल में इंटर होके उसको भी खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर यह है कि उस सेल को क्या करवा दिया जाए? अपॉप्टोसिस करवा दिया जाए उसकी। और ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, किसी इंसान का कोई रोल नहीं होता। सेल्स खुद ब खुद इसको क्या करा रहे हैं, आपकी बॉडी खुद उससे एपोप्टोसिस करवा देती है। इट इज अ नेचुरल मैकेनिज्म। देन पेरोक्सोम्स बेसिकली लाइसोसोम्स की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। ये लाइसोसोम्स के जैसे ही होते हैं, सिमिलर, ठीक है। ये क्या है आपके पास? दे आर स्मॉल मेम्ब्रेन सैक्स, ठीक है। ये आपके जो है स्मॉल मेम्ब्रेन सैक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या है? एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है? आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है हार्मफुल सब्सटेंस जो आपके सेल में इंटर हो गए, ठीक है। यानी कि लाइसोसोम्स की तरह ही है, उसी की तरह इनका फंक्शन होता है, ठीक है। लाइसोसोम से क्या करना है? उसको डाइजेस्ट कर लिया, इंगल्फ कर लिया, ठीक है, उसके बाद डिस्पोज आउट करवा दिया। लेकिन पेरोक्सोसोम ने क्या करना है? उसको डिटॉक्सिफाई करना है उन हार्मफुल सब्सटेंस को जो सेल के अंदर इंटर हो गए। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉमनली लिवर में और किडनी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं आपके पास, ठीक हो गया। पेरोक्सोसोम के अलावा इंपॉर्टेंट है, इनका काम क्या है? और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल्स को बनाना, ठीक है, उसके अलावा बाइल एसिड्स बनाना, बीटा ऑक्सीडेशन करवाना, ये सारे के सारे आपके पेरोक्सोसोम्स के फंक्शंस हैं।
बीटा ऑक्सीडेशन आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, आपकी डाइजेशन से रिलेशन इसका होता है आपके पास। उसके बाद वो कह रहे हैं एंड प्रोस्टाग्लैंडिन मैकेनिज्म। प्रोस्टाग्लैंडिन मैकेनिज्म बेसिकली आपके पास क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये ग्रुप है ऐसे कंपाउंड्स का जो कि क्या करवा रहे हैं, हॉर्मोन्स लाइक इफेक्ट आपके प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, ठीक है। ओके, देन एंजाइम्स क्या है बेसिकली? एंजाइम्स जो है बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स आपकी बॉडी में। एंजाइम्स किस चीज से मिलके बने हैं? प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। तो लार्जेस्ट प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब इनको क्या कर रहे हैं, इनको हम सपोर्ट कर सकते हैं एंजाइम्स को इनके नेम से। हर एंजाइम जो है उसका लास्ट में सुफिक्स लगा हुआ होता है, यानी कि टेल लगी हुई होती है, जिसे हम एज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिपेज, प्रोटीएज, अमाइलेज, ठीक है। तो हर एंजाइम्स के नेम के लास्ट में आपको सुफिक्स नजर आएगा, जैसे एज है, लिपेज। अब इसके नाम से आपको रिवील हो रहा है ना, इसका फंक्शन नाम से पता चल रहा है आपको इसका क्या काम करना है। इसने ब्रेक डाउन करवानी है लिपिड्स की। ऐसा एंजाइम जो लिपिड की ब्रेक डाउन करवाएगा उसे हम क्या कहेंगे? लिपेज। ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीएज। एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज अमाइलेज। अब एंजाइम्स जो है आपकी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? सिंथेसिस में प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्रेक डाउन करवा रहे हैं प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, ठीक है। और ये क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए? एंजाइम्स की हेल्प चाहिए। इनका काम क्या है बेसिकली? स्टार्ट करना, स्पीड अप करना। जो आपके बॉडी में केमिकल्स और मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनको, जो हो रहा है फंक्शन, उसको स्पीड अप करेगा, ठीक है। उसके अंदर एफिशिएंसी ऐड करवाना इसका काम है। एंजाइम्स वर्क किस तरह से कर रहे होते हैं? एक्टिव साइट्स को एक्सपोज करके। किस तरह से एक्टिव साइट को एक्सपोज करते हैं? कोई भी सब्सटेंस आया जिसकी ब्रेकडाउन करनी है, वो एंजाइम्स के ऊपर तब आके अटैच होता है जब उसकी एक्टिव साइट अवेलेबल होगी। जब एक दफा एंजाइम अपने मोलिक्यूल्स के साथ एक्टिव साइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर लेती है। जब एंजाइम और एंजाइम का पार्टिकल एक दूसरे के साथ आके अटैच होते हैं, जैसे कि हम पजल्स के पीसेस को अटैच कर रहे होते हैं ना, तो इसी तरह से इनका फंक्शन होता है। तो उस तरह से फिर क्या है, इसका एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर लिपिड एंजाइम है तो लिपिड की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, लिपिड्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। अगर प्रोटीज एंजाइम्स है तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। किस तरह से, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका फंक्शन दिखाया है। हियर यू गो। ओके, ये आपका एंजाइम है, ठीक है। आपके एंजाइम के ऊपर क्या है? एक्टिव साइट प्रेजेंट है, दिस इज द एक्टिव साइट। अब ये कोई मॉलिक्यूल्स है जिसने एंजाइम के ऊपर आगे अटैच होना है। दिस इज बेसिकली सुक्रोज, जिसे हम कॉमन टेबल शुगर कहते हैं। इसके ऊपर वो बॉन्डिंग साइट्स है जो कि इसके ऊपर आगे फिक्स हो सकती है। अगर यहाँ पे सुक्रोज के अलावा माल्टोज होता तो इस एंजाइम के ऊपर आगे अटैच नहीं हो सकता था। ऑल बिकॉज ऑफ दैट इसका भी स्पेसिफिक रीजन है, इसका भी स्पेसिफिक रीजन है। इसको हम ऐसे एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, अ स्पेसिफिक लॉक कैन ओपन अ स्पेसिफिक कैन ओपन बाय अ स्पेसिफिक की। एक स्पेसिफिक लॉक को स्पेसिफिक की के जरिए हम ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप भी ऐसा ही होता है। अब ये इसके ऊपर आके अटैच होगा तो क्या बनेंगे, बीच में हमारे पास बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड्स को एंजाइम ने क्या करना है, पहले इन दोनों की अटैचमेंट हुई इनमें, ठीक है। अब इन बॉन्ड्स को, इसके दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट था, सुक्रोज के दरमियान बॉन्ड प्रेजेंट था, इसको ब्रेक डाउन करना है एंजाइम ने। ये इसका फंक्शन है। जब इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर लिया जाएगा तो ये जो सुक्रोज था, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जब इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, इसने क्या कर लिया, अपने आप को सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। जब ये सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब एंजाइम्स क्या हो गया, फ्री हो गया। अब इसी तरह से एक और नया सुक्रोज का पार्टिकल आएगा, इसके ऊपर अटैच होगा, फिर हम उसकी अगेन क्या करवा देगा, एंजाइम ब्रेक डाउन करवा देगा और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। Many environmental, genetics, and nutritional factors, including pH, temperature, substrate concentrations, and vitamins and minerals, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एंजाइम्स के वर्क को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। यानी कि ये सारे के सारे
वो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटीज को अफेक्ट करेंगे। अगर हम टेम्परेचर एक लिमिट से एक्सीड कर देंगे तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर और डिरप्चर हो जाएगा। ठीक है, पीएच इंक्रीज किया तब भी यही होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज हो गई तब भी एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होगी, उससे अफेक्ट होगी। सो न्यूट्रिशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिएक्शन। इसी वजह से आपकी बॉडी में बैलेंस डाइट का होना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह से एंजाइम्स अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे। ऑलराइट, सब टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं हम बेसिकली। ओके, हमने सिस्टर्ड ने डिस्कस किया था बेसिकली ये क्या है, आपके पास फ्लैटेंड साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है, एंजाइम्स है। ठीक है, मेम्ब्रेन डिस्क प्रेजेंट है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपिडस का पार्ट है सिस्टर्निया। देन है आपके पास वेसिकल, जिसमें आपको पता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस होती है, तो वो किसकी फॉर्म में निकल रहा है उसमें से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब वो निकल रहा है उसकी शिपिंग हो रही होती है तो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स हो रही होती है। तो वो वेसिकल्स क्या है, स्मॉल सैक्स हैं। ठीक है, जिनके इर्द गिर्द क्या लगा हुआ है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। सेल के अंदर एक मोलिक्यूल को दूसरे जब हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं तो वो वेसिकल्स की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, आपके पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड डाइट से नहीं दे सकते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत हो उसे देखने के लिए, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चाहे वो वीडियोस हो या आपके पास बैक्टीरियम हो, लाइक या बैक्टीरिया हो या कोई भी वायरस हो। देन अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ को कहा जाता है, यानी कि सेल्स जो है अपनी बॉडी को बाकी सेल्स को बचाने के लिए उस टारगेटेड सेल को किल कर देता है जो कि टॉक्सिन रिलीज करवा रहा होता है। ठीक हो गया। देन आपके पास क्या है, डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई का मतलब ही क्या है कि रिमूव करवाना है हार्मफुल टॉक्सिन सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी में से। कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट की टाइप है आपकी बॉडी में। ठीक है, जो कि फैट बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं मोस्ट टिश्यू में और इनका इंपॉर्टेंट रोल है आपके मेटाबॉलिज्म में। देन है बाइल। बाइल इज बेसिकली अ ग्रीश और ग्रीनिश फ्लूइड जो कि आपका लीवर सिक्रीट आउट कर रहा होता है। ठीक है, कहाँ से ये बाइल रिलीज आउट हो रहा है, गाल ब्लैडर रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, और गाल ब्लैडर कहाँ होते हैं, आपके पैंक्रियास के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये फैट और डाइजेशन में हेल्प करवा रहा होता है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें फैटी एसिड की ब्रेकडाउन हो रही होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की और एनर्जी रिलीज आउट करवा रहे हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो फैटी एसिड रिलीज आउट हो रहे हैं, ठीक है, एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है, वो सारा का सारा बीटा ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म। We need proper nutrition for ourselves to work properly। अब हमारी बॉडी में हमें क्या चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे सेल्स जो है बेसिकली अपना फंक्शन जो है नॉर्मली परफॉर्म करवा सके। सो दिस मीन्स गेटिंग इन द राइट मीन्स द राइट अमाउंट, यानी कि हमें अपनी बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि आपकी बॉडी बेटर फंक्शन परफॉर्म करती रहे। जो हम इनटेक कर रहे होते हैं तो आपका सेल्फ फंक्शन जो है अच्छे से करेगा अगर आपने अच्छी डाइट ली है, हेल्दी डाइट ली है। तो ये सारा का सारा हेल्दी मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म जो है हेल्दी पर्सन के अंदर होगा अगर आपकी डाइट हेल्दी है। अनहेल्दी सेल्स मीन अनहेल्दी मेटाबॉलिज्म। अनहेल्दी मेटाबॉलिज्म मीन यू आर अ पेशेंट, आप एक हेल्दी पर्सन नहीं है। Then आपकी बॉडी जो है वो क्या करवा रही है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन करवा रही है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को लार्जर अमाउंट में चाहिए होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। एंड द अल्टरनेटिव फॉर्म इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसकी सेकंड फॉर्म जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है यानी कि दूसरी टाइप न्यूट्रिएंट्स की जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है लेकिन लिटिल अमाउंट में थोड़ी चाहिए आपकी बॉडी को। दीज आर द विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देन है आपके पास फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल वो वाले केमिकल्स जो कि लाइट से आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, सनलाइट से आपको मिल रहे हैं आपके बॉडी में, खाने के वाले वो वाले जो कि एनिमल के बॉडी में होते हैं, लाइक मीट वगैरह। these are the chemicals we eat for digestion into the smaller components such as amino acids, glucose and fatty acids। ठीक है, उसके बाद जो है इन सारे कंपोनेंट्स को जो हमने खाना खाया है उनकी डाइजेशन करवा रहे हैं और इनकी डाइजेशन होने के बाद ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या कोई भी सब्सटेंस को ब्रेकडाउन करवाने के बाद एंड प्रोडक्ट आपके बॉडी में क्या बनता है, एटीपी बनती है। ठीक है, वो एटीपी क्या है,
कौन कौन सी फॉर्म में हो सकती है आपकी बॉडी में, और एनर्जी जो है आपकी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो रही होती है। या तो अगर आपने आप प्रोटीन्स ली थी तो वो किस चीज से कन्वर्ट होती है, अमाइनो एसिड में, ठीक है, ग्लूकोज में और फैटी एसिड। अब ये डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब कंपाउंड है ट्रैवल करके आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहे होते हैं, ठीक है, सेल से ट्रैवल करके आप कहाँ पे जा रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में। आपने देखा था जो डायग्राम में नजर आ रहे थे आपको, वो वेंट्रिकल सेंट्रल ब्रेन से बाहर चले गए थे, यानी कि सेल का काम कंप्लीट हो गया। अब सेल से बाहर चले गए हैं कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर हो गए तो से क्या करना है, to provide potential energy that is माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या करवा रही है, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करवा रही है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने देखा ना इनके बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स ठीक है इनकॉर्पोरेट हो रहे होते हैं आपके उसमें, ये टिश्यूज में और ये एक्ट कर रहे होते हैं फैक्टर के केमिकल केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं। इन सबको क्या हम क्या कहते हैं, के सारे आप यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपको बॉडी में these are signs also you gather eat sign specific that is और ये तो क्या तो हमारे जॉब करेगा तो जॉब नहीं कर सकता, ठीक है, और काम करने के बाद कोई भी के ऊपर अटैच होगा। अब इनको स्टिमुलेट करने के लिए क्या चाहता है, हार्मोन रिलीज किए जाते हैं यहाँ पर साइटोकाइन किए जाते हैं। और ये साइटोकाइन क्या केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इन्होंने क्या करवाना है, करवानी होती है आपकी बॉडी में, कैलकुलेट करिए कि किस बॉडी ने वर्कआउट करना है। ऑलराइट, और लाइक आप क्या करवा रहे हैं, हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, हार्मोन का एक इफेक्ट होता है इनका लिपिड्स और एंजाइम क्योंकि लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाते हैं आपके पास, उसके बाद प्रोटीन जो कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाएंगे, अमाइलेज आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करवाएंगे, सुक्रोज बेसिकली हम टेबल शुगर को कहते हैं, ठीक है, जो कि डाइसेक्राइड होती है ब्रेकडाउन होके सुक्रोज किस चीज में कन्वर्ट होती है आपके पास टू डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या है, इसी की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी कि सुक्रोज ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज में चेंज होता है, सुक्रोज ब्रेकडाउन होता है तो फ्रुक्टोज में चेंज होता है। हाई ब्लड शुगर की वजह हम कहते हैं कि जो कि मोनोसेक्राइड है। उसके बाद मोनो सिंगल सेक्राइड को हम अदर पार्ट है और ये जब ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं सेक्राइड डायमीन सेक्राइड्स मिलते हैं, सेक्राइड आपके पास यानी कि दैट्स ऑल फॉर टुडे।